और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और आपके मीटर आ गया आज का। ये देखिए किस तरह से अब धीरे धीरे रुझान मिलेंगे। एनडीए एलजेपी महागठबंधन 243 सीटों पर बिहार का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। ये अभी आप 0-0 देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही देर बाद में यहां पर जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाएंगी, ये आंकड़े यहां पर आते जाएंगे और हम आपको दिखा दें, समझने की कोशिश कीजिए इन तस्वीरों को। काफी अहम है। बिहार पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 243 सीटों पर मतगणना का दौर शुरू हो चुका है बिहार में और बिहार पर निगाहें आखिरकार क्या महागठबंधन बाजी मारेगा या फिर बीजेपी के एनडीए के पक्ष में एक बार फिर से जो सत्ता की बात की जा रही थी वो सत्ता वहां से स्थानांतरित होगी, परिवर्तित होगी या उनके पास बरकरार रहेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल पर हम लगातार बने हुए हैं। तो चूंकि हमने आपको बताया 243 सीटें हैं पूरी कुल मिलाकर के, और ये आंकड़े लगातार जिसमें एनडीए है, आरजेडी है और आरजेडी प्लस और एलजेपी के साथ साथ आरजेडी में कांग्रेस और पूरा महागठबंधन है। इस तरह से अब ये देखना होगा कि आखिरकार ये मीटर कैसे आगे बढ़ता है 243 सीटों पर। ये बात बिहार की हो रही है और साथ साथ हम आपको उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अपडेट है बताते चलेंगे। बिहार के आंकड़ों पर भी निगाहें होंगी, बिहार का भी विश्लेषण करते चलेंगे कि आखिर बिहार में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 243 सीटों पर मतदान हुआ और उसके बाद आज बिहार के नतीजों की बारी है। नतीजे किसके पक्ष में होंगे ये देखने वाली बात होगी। इन नतीजों में क्या छिपा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे। रुझान आने शुरू हो जाएंगे अभी कुछ ही देर में और इंतजार थोड़ा सा बाकी है। जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे वो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इन नतीजों में क्या है, किसके पक्ष में नतीजे होते हैं, कौन बाजी मारता है, कौन चुनाव को जीत हासिल करता है। तो चलिए बिहार के बाद अब आते हैं वापस से उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, कैसे ईवीएम खुल रही है और किसकी तरफ रुझान आते हुए दिख रहे हैं। पहला रुझान और उसके बाद बाकी के रुझानों की तरफ भी लगातार निगाह बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त की? अब ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए ईवीएम की गिनती अब शुरू होनी है। उससे पहले अगर नॉर्मल चुनाव होता तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बैलेट पोस्टिंग, बैलेट जो वोट्स होते वो पहले खुलते, लेकिन यहाँ पर पहले ईवीएम अब खुलनी शुरू हो गई है और अब दिल की धड़कन में बढ़नी शुरू हो गई है पूरे उत्तर प्रदेश का, खासकर राजनीतिक दलों की। देखिए हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश खामोशी से इस चुनाव को देख रहा था और इन 7 विधानसभा सीटों को बेहद करीबी से, बेहद बारीक निगाह से एनालाइज कर रहा था। उसको मालूम था ये सेमीफाइनल है, वही राजनीतिक दल की धड़कनें रुकी हुई हैं, उनको मालूम है कि इसका मतलब क्या है। देखिए इससे पहले भी उपचुनाव होते रहे, लेकिन इतनी उत्सुकता और इतनी घबराहट, इतनी हरारत शायद पहले कभी नहीं देखी गई उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव यहाँ हुआ करते थे। क्योंकि माना जाता है उत्तर प्रदेश में या फिर अन्य प्रदेशों में भी कि उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई और जिस तरीके से प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वो बताता है कि ये चुनाव आसान नहीं था। भले ही इसका कोई फर्क ना पड़े नतीजों का विधानसभा के अंक गणित पर, सरकार इत्मीनान से चलती रहेगी क्योंकि इनफ नंबर्स है, लेकिन एक मूड बताएगा, इसीलिए इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है। 2022 में यहां पर विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। ये बताएगा मूड क्या है। 1.5 साल बचा है चुनाव के लिए। जब अगले साल हम लोग इस वक्त खड़े होंगे, हम और आप बात कर रहे होंगे, तो आचार संहिता लगने का वक्त बेहद करीब आ चुका होगा और इस बात के अटकलें लग रहे होंगे कि आचार संहिता कब लगेगी। लेकिन आज की हम बात करें तो आज जो नतीजे आएंगे वो ये बताएंगे कि जिस तरीके से 3.5 साल, 3.25 साल का जो कार्यकाल है योगी आदित्यनाथ का बतौर मुख्यमंत्री, वो कैसा है, शायद इसका इंडिकेशन हमको मिल सके। ये भी इंडिकेशन मिल सके कि जो विपक्षी दल हैं उनको क्या और ताकत झोंकनी है या मुद्दे उनको मिल चुके हैं, और मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं ये भी तय हो सकता है इन 7 विधानसभा सीटों पर। और साथ ही अगर आप देखिए तो एक बड़ा जो घटनाक्रम हुआ था उत्तर प्रदेश के कानपुर में, मैं बिकरू की बात कर रहा हूं, वहां ब्राह्मण वोट बैंक का ध्रुवीकरण शुरू हो गया था।
ये राजनीतिक गलियारों की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका असर देवरिया सदर पर देखने को मिला था। जब ये बात मैंने पूछी थी कांग्रेस के प्रमोद तिवारी से, तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, बाकी ने हमको फॉलो किया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और खास बात यह है कि मैं क्यों बार बार देवरिया सदर का नाम ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि वहां सारे दलों ने ब्राह्मण फेस उतारे और त्रिपाठी ही उतारा, यानी कि वहां पर इस बात का था कि किस तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक किधर जाएगा, यानी उस पर भी नजर है। तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सत्ता पक्ष को, विपक्ष को इन नतीजों से। भले ही विधानसभा की गणित ना बिगाड़ सके, भले ही वो सरकार की सेहत पर कोई फर्क ना डाल सके, नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस जो बार बार दावा कर रही है कि 2 सीट हम जीतेंगे, घाटमपुर और उन्नाव की जो बांगरमऊ सीट है उसकी वो बात कर रहे हैं, और दोनों अगल बगल है। अगर घाटमपुर कानपुर में है तो उसके बगल में उन्नाव है, ट्विन सिटी कही जाती है कानपुर उन्नाव, तो कानपुर में घाटमपुर है और उन्नाव में दूसरी सीट है, वहां भी उपचुनाव हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये 2 कांग्रेस कह रही है कि हम जीतेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि 2 हम जीतेंगे, यानी कि बचेगी 3। अगर दोनों के दावे सही हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 3 सीट मिलेगी, लेकिन इससे कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे नहीं पड़ेगा, उसकी सरकार पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स नंबर सफिशिएंट है। लेकिन एक मूड बताएगा, मोरल बूस्टिंग होगी। अगर कांग्रेस दोनों सीट जीत जाती है तो कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह का संचार होगा और ये माना जाएगा कि हाँ, कांग्रेस अब 89 के बाद से एक बार फिर एनर्जेटिक हुई है। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव और बेहतर हो जाएगा और दिलचस्प हो जाएगा कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जाहिर सी बात है विपक्ष को देखना और समझना पड़ेगा कि आखिर उपचुनाव में वो ठीक तरीके से परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए। दूसरी खास बात, हार जीत दूसरी बात है, लेकिन अंतर भी मायने रखेंगे। वोट किसने किसको कितने मिले ये भी मायने रखेंगे, क्योंकि जब ये एनालाइज होगा तो जाहिर सी बात है सब कुछ एनालाइज होता है। हार जीत एक अलग बात होती है, आपको कितने वोट मिले, वोट परसेंटेज का है। विधानसभा में हर्ष काउंट होता है, लेकिन जब राजनीतिक दल अपनी समीक्षा करते हैं तो वो वोट को भी काउंट करते हैं, किस बूथ पर कितना वोट मिला, किस जाति ने उनको कितना वोट दिया, प्रत्याशी अपने बल पर कितना लाया और पार्टी के बल पर दम पर कितना लाया, ये सब कुछ काउंट होता है। तो जाहिर सी बात है सेमीफाइनल है, फाइनल 2022 में है, लेकिन सेमीफाइनल के लिए आज काउंटिंग हो रही है और उम्मीद करिए 3 बजे तक की पिक्चर साफ हो सकती है इन 7 सीटों पर। खुर्रम, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए जुड़ चुका है, उनसे तारुफ करवा देता हूं मैं प्रदेश की जनता का, आप सभी दर्शकों का। हमारे साथ जावेद अहमद साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और साथ ही साथ शौकत अली समाजवादी पार्टी के नेता, वहीं कमर अली हैं बीजेपी के नेता, और कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये नई सुबह है और नई सुबह पर कुछ नई चीजें आज सामने आने वाली हैं। उपचुनाव है, सेमीफाइनल कहा जा रहा है। सबसे पहले रिएक्शन कमर अली आपसे चाहता हूं। लड़ा था काम के ऊपर, चुनाव लड़ा था, उपचुनाव, और आपने देखा कि बिहार में भी जो चुनाव हमने लड़ा है और जहां भी उपचुनाव लड़ा है वो विकास के मुद्दे पे ही लड़ा है। हमने योजनाओं का लाभ आखिरी खड़े व्यक्ति को दिया हो, अपनी वालदाओं बहनों के लिए हमने इज्जत कर दिया। जनधन योजना में आपने देखा कोरोना काल में 500 रुपए हमने अकाउंट में उनके डाले। अपनी वालदाओं बहनों के लिए हमने उज्ज्वला गैस योजना से आप देखिए कि चूल्हा गैस सब पूरा फ्री दिया, कि घर गृहस्थी के लिए जो चीजें होती हैं उसके अंदर गैस का सिलेंडर पूरा भरवा के दिया। तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना दी, किसान भाइयों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए डाले। और आपने देखा कोरोना काल में हमने जिस तरह से काम किया, घर अनाज फ्री 4-4 महीने हमने गरीबों को अनाज फ्री दिया। तमाम ऐसी स्कीमें हैं जो आखिरी खड़े व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, और हमारा जो टारगेट रहता है वो यही रहता है कि आखिरी खड़े व्यक्ति को उसका योजनाओं का लाभ मिल जाए। और हिंदुस्तान, क्योंकि आप जानते हैं एक बहुत ही विकासशील देश है, विकसित देश नहीं बन पाया 65 साल कांग्रेस की हुकूमत करने के बाद भी। तो हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम तरक्की करें, लोग यहाँ तरक्की करें, क्योंकि जब गरीबी खत्म होगी तभी एक तरक्की होती है। क्योंकि सबसे पहले रोजी रोटी की चिंता होती है, उसके बारे में हमने काम किया है। अपनी वालदाओं, अपनी बहनों के लिए काम किया। कमर अली साहब, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम आप 65 साल की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी सत्ता में रहे और जनता ने मौका दिया। इस बार लगातार सरकार भी आपकी सत्ता में आप हैं, और अब देखिए जब सत्ता में होते हैं तो मतदाता की अपेक्षाएं भी उतनी बढ़ जाती हैं। उन अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरे हैं आप, ये अभी कुछ ही देर बाद में जब रुझान आना शुरू हो जाएंगे तो जनता बता देंगे। लेकिन जावेद अहमद साहब, आपको लगता है कांग्रेस यहां पर कुछ कर पाएगी, दिखा पाएगी? प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय रही हैं।
हेमंत जी, निश्चित रूप से जावेद जी का निर्देशन और अजय कुमार लल्लू जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नई ऊर्जा दे रहा है और नया संचार हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की कांग्रेस बहुत बदली हुई कांग्रेस आपको इस उपचुनाव के परिणाम में नजर आएगी। निश्चित रूप से खुर्रम साहब जैसा कह रहे थे, हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो जनता के मुद्दों पर जो सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में जो उनकी आवाज उठाई है, और प्रदेश की जनता जिस तरीके से इस सरकार में योगी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से विफल हुई है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, आम आदमी हो, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, उस पर ये पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। आज हर तरफ कोरोना काल में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से बिजली कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड की लूट हुई, किस तरीके से स्मार्ट मीटर के नाम पे विद्युत उपभोक्ताओं की जेब काटी जा रही है, ये किसान के साथ एमएसपी के नाम पर जिस तरीके से और नए कृषि कानून के नाम पर जो छलावे किए गए वो सब स्पष्ट हो चुका है। आज 1868 और 1886 की धान की एमएसपी के बाद आज किसान मजबूर है कि वो 800 से 900 रुपए कुंटल उसका जो है धान खरीदा जा रहा है। ये सरकार खरीद कर रही है इस दाम पर, उसमें तमाम कमियां गिनाई जा रही। किस तरीके की स्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश को किस तरीके से लूटा गया है। गड्ढा मुक्त सड़कों के नाम पर आज तक 3.5 साल में सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। दो बार सरकार ने योजना बनाई, अरबों रुपया खर्च हुआ, और रुपया कहाँ गया और सड़कें ज्यों की त्यों है। ये जो तमाम सवाल है, बेरोजगारी का सवाल हो, ये जो तमाम सवाल है, इसको लेकर जनता और कानून व्यवस्था तो माशाअल्लाह क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की कि क्या कहा जाए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ता गया है। योगी जी का जो नेतृत्व है उसका इकबाल समाप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में। प्रशासन पर, अधिकारियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। संगठित लूट हुई है चारों तरफ से। ये सारी चीजें अब स्पष्ट होती जा रही है और सामने आ रही है। ये जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आप कहते रहे हैं, वो जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं क्या आप? इस पर मैं आता हूं। शौकत साहब, एक जल्दी से टिप्पणी, क्योंकि अब ईवीएम देखिए खुल गई है, क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीदें हैं आपको? अभी हमारे साथियों ने, सहयोगियों ने बहुत मेहनत की है और हमें जनता पर भरोसा है कि जनता का विश्वास 1989 के पहले जो कांग्रेस का था वो उत्तर प्रदेश में आता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। कितनी सीटें आपको लग पा रहा है कि आज सात में से कितनी सीटें आप देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, हम लाल बुझक्कल पार्टी से तो है नहीं कि हम दावा कर दें कि इतनी सीटें आएंगी। इस चलिए, दावा नहीं करते हैं, दावा नहीं करते हैं, देख लेते हैं। जो रुझान आने शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर में शौकत साहब, वो तो साफ हो जाएगा कि नहीं दावे कर लें। जनता तक हमने कितनी बात पहुंचाई जी। घाटमपुर के प्रत्याशी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। शौकत साहब, वो हम सुनवाना चाहते हैं पहले दर्शकों को कि आखिरकार घाटमपुर के बीजेपी प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं, और उसके बाद मैं वापस आप पर लौटता हूं। घाटमपुर उपचुनाव में आम जनता जो पब्लिक थी उसने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है, लेकिन आज मतगणना का दिन है। हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी उपेंद्र पासवान मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो अपनी जीत को लेके क्या कहना चाहेंगे। हम उनसे बात करते हैं। उपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे जीत के लिए? जीत के लिए घाटमपुर विधानसभा के मतदाताओं ने, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद मत के रूप में दिया हुआ है, और हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र पासवान को जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण समर्थन मिला है। आप सब लोग देखेंगे कुछ क्षणों बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आने वाला है। आदरणीय योगी जी की नीतियों पर, आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगने वाली है। सवाल एक बड़ा है कि कमला रानी वरुण के परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं मिला, जिससे नाराजगी भी है और आपके साथ भीतरघात हुआ, उसके लिए क्या करना चाहिए? किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। सभी वरिष्ठों का, कनिष्ठों का पूर्ण आशीर्वाद उपेंद्र पासवान को मिला हुआ है। ये सिर्फ भ्रामक बातें हैं। कोई नाराजगी, किसी प्रकार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं रही। कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके आश्वस्त है, उसको लेकर क्या? आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने विगत 70 वर्षों में क्या किया है, जनता अच्छी तरह से जानती है। इसके विषय मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तो कितने से जीत अपनी मान रहे, कितने वोटों से?
भारी जीत होने जा रही है। अभी थोड़ा सा देखना है कि लीड कितनी लंबी होगी। विजय सुनिश्चित है, लीड के लिए भी हम थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जीत के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अब जो रिजल्ट आएगा उसको देखने की बात होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र पासवान भी जीत के लिए आश्वस्त है। अब देखना है कि जो काउंटिंग जब स्टार्ट होगी उसके बाद से कौन कितनी लीड लेता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज कानपुर। तो मैं मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक बात और दिखा देते हैं कि आखिरकार जौनपुर में किस तरह की स्थितियां। हमारे संवाददाता राजन मिश्रा ने मतगणना शुरू होने के बाद मतगणना स्थल का जायजा लिया, आप उसे भी देखिए। जौनपुर की मल्ली विधानसभा के लिए मतगणना का कार्य जो है प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पे तस्वीरें में हम आपको दिखा दें किस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मतगणना की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लकी यादव यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही हर पार्टी के जो एजेंट हैं और जो प्रत्याशी है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे 3,65,000 के करीब मतदाता थे मल्ली में, जिसमें से 2,07,089 मतदाताओं ने अपने मतों का इस्तेमाल किया है। और आज जो है 16 जो प्रत्याशी हैं टोटल, उनके भाग का फैसला होगा कि यहाँ पे कौन जीत दर्ज कर रहा है। जिसमें मुख्य तौर पर अगर लड़ाई की हम बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी और भाजपा और निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह के बीच में सीधी टक्कर जो है देखने को मिल रही है। यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है और यहाँ पे हमेशा अगर हम बात करें तो मल्हनी में जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरे प्रतिद्वंदी के रूप में लगातार पूर्व सांसद जो इसमें निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह वो दावेदारी अपनी करते रहे हैं, लगातार वो जो है दूसरे प्रतिद्वंदी रूप में रहे हैं। तो इस बार जो है बीजेपी भी कहीं ना कहीं कमल खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंक दी। इसी को लेकर लगातार 2 बार मुख्यमंत्री ने यहाँ पे जनसभा को संबोधित किया है। हालांकि मल्हनी की अगर हम बात करें तो मल्हनी विकास से कोसों दूर रहा है, तो इस बार विकास के मुद्दे पे भी लोगों ने वोट किए हैं, वहीं जातिगत आधार पे भी वोट पड़ा है। और जब मतगणना प्रारंभ हो गया है तो कुछ ही देर बाद ये पता चल जाएगा कि मल्हनी का विधायक कौन बन रहा है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। तो मतगणना शुरू हो चुकी है, सबकी निगाहें इस पर और इंडिया न्यूज लगातार बना हुआ है आंकड़ों के साथ, नतीजों के साथ में, और नतीजे क्या कुछ कहेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ मेहमान लगातार मौजूद हैं। कमर अली साहब, मैं वापस आपके पास लौटता हूं कि घाटमपुर की स्थिति को लेकर के पासवान जी कह रहे थे कि वहां पर किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। क्या आपको लगता है कि प्रत्याशियों में के चयन को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर जो असंतोष की बात सामने आ रही थी वो असर डाल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमें नहीं मालूम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अगली बार प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जब कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो कार्यकर्ताओं को ही हमें टिकट देना है। अब कार्यकर्ताओं में से भी आपने देखा, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो, वही चुन के भेजे जाते हैं क्योंकि विधायक उसको चुनते हैं। अब विधायकी की जो टिकट है वो कार्यकर्ताओं को ही हम देते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को तरजीह देना हमारा काम है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है। जब कार्यकर्ताओं को आप देंगे जमीनी स्तर पर काम किए होता, बूथ अध्यक्ष रहा होता है, सेक्टर अध्यक्ष रहा होता है, मंडल अध्यक्ष रहा होता है, इस तरह से वो खुद इतनी जिम्मेदारियां निभा चुका होता है कि वार्ड स्तर की जिम्मेदारी भी उसके पास रही, उतने स्तर पे काम कर चुका होता है, वो बूथ प्रमुख रह चुका होता है। तो इस तरह से बहुत काम करके उसकी योग्यता अपने आप में निखर के आती है और हर एक से उसका आपस में भाईचारा रहता है। हर एक गाँव के, हर एक मोहल्ले के लोगों को वो जानता है, क्योंकि वो जानता है कि योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाना है, लोगों से मिलना कैसे है, लोगों की नब्ज को कैसे पकड़ना है, उस तरह से वो काम करता है और इसीलिए वो जनता उसको चुनती है। और आपने देखा कि विधानसभा में देखा आपने, चाहे 14 में हो, चाहे 19 में हो, चाहे 17 में हो, जिस तरह से आपने देखा रिजल्ट आपके सामने है। और उपचुनाव में भी रिजल्ट आपके सामने भी 2 घंटे बाद आ जाएगा। उपचुनाव के फैसले जो हैं वो पिछले अगर हम देखते हैं तो वो आपके पक्ष में नहीं रहे हैं, ज्यादा उत्साहवर्धक आपके लिए नहीं रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया कि देखिए, अगर आप उस बात को लेंगे उपचुनाव की बात, आप फूलपुर की बात करेंगे, गोरखपुर की बात करेंगे, उपचुनाव की बात, कि कहीं अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन आपने देखा वही सीटें फिर लोकसभा में हमने जीती भी है। अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव जो होते हैं उपचुनाव, उसको कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत खास तरीके से देखें, लेकिन फिर भी ये खास होते हैं। लेकिन हम काम कर रहे हैं, बेहतर हम काम की उम्मीद करते हैं। हमने काम किया, इसलिए हम 100% श्योर होकर बैठते हैं कि क्योंकि हमने जनता की नब्ज को पकड़ा है, हमने उनके लिए काम किया है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल काम के साथ, ऐसा नहीं कार्यकर्ता निश्चित होकर कह रहे हैं, कार्यकर्ता इसलिए कह रहे हैं उनके अंदर योग्यता है, वो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फीडबैक लेते हैं और उनसे हर एक लोगों से बातचीत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के बहन भाई जब घर पे दिल उनका घबरा जाता तो सर्वे पे निकल जाते हैं, वो घूम आते हैं, पिकनिक बनाए आते हैं। ऐसी पार्टी तो हमारी है ही नहीं। हम तो 12 मास काम करने वाले लोग हैं, हम 12 मास काम कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस आपने देखा कि 65 साल राज करने बाद इसको विकासशील देश रखा, विकसित कभी किया ही नहीं, उसने सोचे ही नहीं सब बातों को।
हमें आने के 10-15 साल में इसको लेकिन विकसित जावेद कर देंगे इस साहब देश को। देखिए हम सीधे तो काम कर रहे हैं जावेद ना। साहब एक मिनट मैं आता हूं, कमर साहब आपके पास आता हूं। लेकिन जावेद साहब, जो कमर अली कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर भाई बहन और परिवारवाद, वंशवाद, तमाम चीजें यहाँ पर कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, घाटमपुर और बाकी जगहों पर आपको लगता है कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं जो उतना उत्साहित नहीं दिखाई दिया, या कहीं अंदरूनी असंतोष की बातें जो सामने आ रही थी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो वो एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखिए चलता है, लेकिन जो पिछला उपचुनाव जिस तरह से गया सूबे का, वो ये दिखाता कि मतदाता क्या सूबे की सरकार से नाराज रहा, और उन्होंने कहा कि लोकसभा में हमने वही सीटें जीती हैं। ठीक है, लोकसभा में उन्होंने सीटें जीती हैं, जो जनता को इन्होंने सब्जबाग दिखाए थे उसके कारण जीती। लेकिन अब तो पूरी पोल खुल चुकी है कि ये क्या कर रहे थे। कमर भाई जो कह रहे हैं कि परिवार की पार्टी, अरे परिवार की पार्टी में तो आप भी हैं, और परिवार की कितनी पार्टियों से आप गठबंधन में केंद्र में सत्ता चला रहे हैं और पिछले चलाते रहे हैं। आपके दल के अंदर कितने परिवार के लोग हैं जो मंत्री हैं, 3-3 पीढ़ियों का आपके अंदर कब्जा है, इससे आप मुंह नहीं चुरा सकते हैं। और फिर आप कहते हो कि हम तो संघ परिवार का एक हिस्सा हैं। आपका तो असली खेल जो है उस परिवार से शुरू होता है कि जिनके आप राजनीतिक दत्तक पुत्र हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कमर भाई, आज आप कहां खड़े हैं अपने दल में? आपकी स्थिति क्या है? आपको क्या सम्मान दे दिया है? एक टिकट भारतीय जनता पार्टी ने, इतने मुसलमान हैं भारतीय जनता पार्टी में, नहीं दिया विधानसभा के चुनाव में। और अगर चाहते तो नौगावा, सादात, बुलंदशहर जैसी सीटों पर आप प्रयोग कर सकते थे। जो विधायक नौगावा, सादात में और बुलंदशहर में मैं वापस आता हूं उस पर, मैं वापस आता हूं। कमर साहब एक टिप्पणी करना चाह रहे हैं। कमर साहब जल्दी से उस पर, मुस्लिम वाली बात पर एक टिप्पणी, उसके बाद सुर्खियां देखेंगे। लिया करें फिर हमारी तरफ हम जावेद भाई हमारे यहाँ एक संक्षेप में, उसके बाद आकर के लूंगा जवाब। संक्षेप में एक टिप्पणी। में काम करने के बाद राजनीति में आए। आपके यहाँ तो सीधे पैराशूट से उतार दिया जाता है। जावेद जी ठीक है, एक टिप्पणी कमर साहब। मोहम्मद आरिफ खान साहब को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था बहराइच से, आपको याद होगा। हाँ, चौधरी शाह आलम साहब को, लेकिन वंशवाद तो सारी पार्टियों के लिए चुनौती बन गया है। कमर साहब मैं आता हूं वापस। बने हुए हैं, नतीजे किसके पक्ष में होंगे? मतगणना जारी है और इसी बीच रुझान कुछ ही देर में हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ा पैनल हमारे साथ हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कमर साहब अपना जवाब जो आप है पूरा कीजिए, क्योंकि कांग्रेस का भी आरोप है कि वंशवाद सब जगह पर है, और साथ ही साथ इस बात को लेकर के भी सवाल उठाया गया कि मुसलमानों को क्या मिला और आज मुसलमान क्या नाराज हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम क्योंकि हमारी योजना है, क्योंकि सबके भारत के नागरिकों के लिए बनती है, और उसमें मुसलमान हिंदू नहीं था। मुसलमान हिंदू तो कांग्रेस करती, उसका हमेशा कल्चर यही रहा हिंदू मुसलमान करने का। उसे जब बम विस्फोट कहीं होता था तो बताती थी कि ये हिंदू ने किया है, ये मुसलमान ने किया है, सिख ने किया है। इस तरह से तो वो आतंकवाद का भी नाम भी धर्मों से जोड़ दिया करती थी। 25-25 साल बाद मुसलमान छूटे हैं, हिंदू भाई छूटे हैं, निर्दोष साबित होकर छूटे। किस पैमाने पर इन्हें बंद किया था कांग्रेस ने? बहुत जवाब कांग्रेस नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसका कारण ये रहा, उसने जो आतंकवाद को भी उसने मजहब से जोड़ा था। अब आप आ जाते हैं मुसलमान की टिकट की बात कर रहे हैं, तो चौधरी शाह आलम साहब आजमगढ़ से लोकसभा टिकट दिया गया था उनको, वो लड़े थे। जो मोहम्मद आरिफ साहब इस समय गवर्नर हैं केरल के, उनको भी बहराइच से टिकट दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। मुख्तार अब्बास नकवी भी रामपुर से कई बार आपके सामने लड़ चुके हैं। ये तो लोकसभा का पैमाना हो गया। विधानसभा में आ जाते हैं। विधानसभा में सैयद गैरुल हसन रिजवी को रायबरेली सदर से टिकट दिया गया था। फिर उसके बाद हमेशा टिकट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, गफ्फार खान साहब शाहजहांपुर तिलहर विधानसभा सीट से हुआ करते थे, उनको भी टिकट हमेशा दिया गया। वो तो आज हमारी दुनिया में नहीं रहे, आज के भी चौधरी शाह आलम साहब नहीं रहे, गफ्फार खान साहब नहीं रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता थे और बहुत ही मुसलमानों को उस जमाने में प्रचार किया, जिस जमाने में जो था भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि मुसलमान आना पसंद नहीं करता था, उस जमाने से लोगों को जोड़ा। और आज की तारीख में क्योंकि इस पार्टी के अंदर ये देखा कि मुसलमानों को सम्मान यूं मिलता है क्योंकि हम आदाब कहते हैं, हमें आदाब का जवाब आदाब मिलता है, हमें खैर मकदम मिलता है हमारा। क्योंकि अटल जी कहा करते थे कि देखिए, अपनी कौम को जोड़िए और अपनी कौम को जोड़ के लाइए सम्मान। अब आप सम्मान की बात करें, जफर इस्लाम साहब को राज्यसभा भेजा गया, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को राज्यसभा भेजा गया, एमजे अकबर साहब राज्यसभा में है, यहाँ भी 2-2 एमएलसी आपने देखे, यूपी में 2-2 एमएलसी हैं। इस तरह से मुस्लिमों के साथ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल करती है। ठीक है, कांग्रेस ने हमेशा डर दिखा के रखा है कि मुसलमान जो है डरे भारतीय जनता पार्टी से, तभी हमारे तक आएगा।
इनका तभी कुछ हमारे और तक आएगा। योगदान है तो जिसके इस तरह कारण से इन्हें जो डर लेकिन दिखा के रखा कमर भारतीय अली जनता पार्टी जी, का, कमर अली जी, विपक्ष हमेशा कहता है कि जो है बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है और आप जिन मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये आरोप जी। लगता रहा है कि साध्वी प्राची के बोल देख लीजिए, चाहे आपके सांसदों के बाकी के बोल देख लीजिए, और अब मैं कोई कब्रिस्तान की बात करता है, कोई शमशान की बात जी। करता है, कोई कहता है कि एक ही जाति के, एक ही समुदाय के लोग आतंकी क्यों होते हैं। ये बयान कहीं ना कहीं असर डालते हैं क्या? ये मतदाता के देखिए, मन तक देखिए, चोट तो हेमंत जी। पहुंचती होगी ना, उस पर आते हैं। जी, इस शौकत बात का साहब, भी- इस शौकत बात का भी मैं जवाब साहब, दे रहा क्या बीजेपी और कांग्रेस ही यहां पर ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, मुसलमानों को गुमराह करती है, उनके वोट लेने की कोशिश करती है? देखिए हेमंत जी, सबसे पहली चीज तो अगर मैं कहना चाहूं कि भारतीय जनता पार्टी का तो ये चलन है, अगर आप पूरे चुनाव से लेकर और पिछले जितने भी बयान हैं वो मुसलमानों पे ही अटके हुए हैं। हिंदू मुसलमान की अगर वो बात नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति नहीं चल पाएगी, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति नहीं चल पाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियों, जो राजनीति करने का तरीका है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान पे अटका हुआ, उसी के दम पे उनकी राजनीति चलती है। अगर आप विकास की बात करेंगे तो जीरो है एकदम। आज अपराध के नाम पे उत्तर प्रदेश कहाँ है? दूसरे नंबर पे खड़ा है उत्तर प्रदेश। लेकिन ये विकास के नाम पे वोट नहीं मांगते, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगने का काम करेंगे, पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगने का काम करेंगे। देखिए इनकी राजनीति इसी पे आधारित है। अगर आप इनसे विकास की कोई चीज पूछेंगे तो ये बताएंगे नहीं। आप पूछेंगे कमर साहब भी, क्योंकि लखनऊ के रहना, इनसे पूछ लो जिस बांगरमऊ स्वीप पे उन्नाव पे प्रचार करने गए थे वो किसके बनाए हुए एक्सप्रेस पे गए थे, ये बताएंगे नहीं आपको। तो इनसे विकास की बात मत करिए आप, इनसे हिंदू मुसलमान की बात करिए, पाकिस्तान की बात करिए, देशभक्ति की बात करिए, बहुत अच्छी बात करेंगे आपसे। लेकिन जैसे ही आप इनसे विकास की कोई चीज पूछ लेंगे ये तुरंत आपको भटकाने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो निचले स्तर से धड़ा शुरू हुआ, वो इसी पे आधारित है पूरा। जी, लेकिन शौकत साहब, आपकी पार्टी में भी तो हिंदू मुसलमान को लेकर के बयानबाजी होती रही है, आप इसमें कहां पीछे हैं? हेमंत साहब जी, हेमंत साहब बता दीजिए मुझे, आज तक हमारे किस नेता ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे किस नेता ने यह बयान दिया कि हिंदू मुसलमान की बात कही? हम हमेशा सौहार्द की बात करते हैं, आप जाति की बात नहीं करते हैं, आप धर्म की बात नहीं करते हैं। आप कहते हैं ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है तो ये जाति की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो जाति की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है। कमर साहब बताएंगे इसका जवाब। कमर अली, समाजवादी पार्टी आप पर आरोप लगाती है कि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं करते, मुद्दों पर आते हैं तो आप भटका देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि हनुमानगढ़ी में जब राम भक्त गए थे तो उन्होंने पूजा करने गए थे, उन पर गोली चलवाने की क्या जरूरत थी? आप बताइए, कोई दर्शन करने जाएगा आप गोली चलवा देंगे क्या? आ गए देख लीजिए वहीं पे। हेमंत जी, हमें कहने की कुछ आवश्यकता नहीं थी, फिर वहीं आ गए देख लीजिए। अरे भैया सुन लीजिए, आपने विकास की बात पूछी इनसे, लेकिन ये घुमा के हनुमानगढ़ी पे आ गए वापस। मैं एक एक चीज आपको जवाब दे रहा हूँ मेरे भाई, आप सबर तो करिए। मैं तो सबर करके मैंने आपकी बात को सुना है। शुरुआत वहीं से कर लेते हैं ना जहां से आपने हिंदू मुसलमान की बात करी थी। आपने वहीं से गोली चलवाई थी राम भक्तों के ऊपर। क्या कलंक धो पाएंगे कभी आप राम भक्तों जो गोली चलवाई आपने? दूसरी बात पे आ जाते हैं मुजफ्फरनगर में। आप बताइए कितना बड़ा हादसा हुआ था, कितना बड़ा हादसा, कितने मुसलमानों को मरवा दिया था आप लोगों ने गोली चलवा के। उसके बाद सफाई में आप लोगों ने डांस देखा था बैठ के, लाशों के ऊपर बैठ के बर्थडे मनाया था आपके नेताजी ने। आपने हिंदू को ही मरवाया, मुसलमान को ही मरवाया। क्या इंसाफ मिला? चार्जशीट हुई उसके अंदर? नहीं हुई, आपकी सरकार नहीं कर पाई 4.5 साल तक। मालूम है आपको ये बात करते चैनलों पे बैठ के आप लोग चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए, इंसाफ नहीं दिला पाए उनको आप। जी, जवाब दीजिए। आवाज कट गई शौकत साहब। नहीं, आवाज सुनाई दे रही है, शौकत साहब जवाब दीजिए। शौकत साहब। हेमंत जी, मैंने आपसे कहा था कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अभी मैंने कहा था, और ये साफ तौर पे दिखने भी लगा। ये मुजफ्फरनगर भी जाएंगे, ये सैफई भी जाएंगे, रामगढ़ी भी जाएंगे, लेकिन जब इनसे सवाल किया जाएगा कि विकास आपने कितना किया, तो ये राजनीति तो सभी कर रहे हैं ना। यही शौकत साहब, यही तो सवाल है, यही सवाल है कि हम एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन उसी तरह की राजनीति में हम जाते जा रहे हैं। समझ में आएंगे और जो कितना विकास को लेकर के तरजीह लेकर के, देखिए आंकड़े भी अब रुझान आना शुरू हो गए। मैं थोड़ा वो भी बता देता हूँ। बीजेपी 2 पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे, कांग्रेस 1 पर, और बीएसपी 1 सीट पर, अदर्स पर 1 आगे चल रहा है। खासतौर पर मल्हनी सीट की बात करें, जल्दी से जावेद साहब एक कमेंट चाहता हूं। मल्हनी पर धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं, मल्हनी का गणित आपको कैसे देख पा रहे हैं? कमर अली बोल रहा हूं। हेलो, नहीं हमारी बात नहीं हुई, हम डिबेट पे हैं। शौकत साहब, मल्हनी का जी
मल्हनी का बता दीजिए कैसे देख पा रहे हैं। धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं और शुरुआत से ही काफी इस बात की चर्चाएं थी कि इस बार धनंजय सिंह ये सीट निकाल लेंगे, आपको क्या उम्मीद है? देखिए अभी हेमंत भाई अभी वहां मतगणना शुरू हुई है और थोड़ा बहुत अभी समय जैसे जैसे गुजरता जाएगा उस पर कुछ ना कुछ आंकड़ा नजर आएगा। हाँ, लड़ाई वहां कांटे की है और सीधी लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से है। हम लड़ भी रहे हैं और क्योंकि हम पूर्व में विधायक रहे हैं, वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, तो जो लड़ाई होगी हमारे पक्ष में होगी और जनता ने वहां वोट हमें जो है प्रदेश का माहौल देख कर वोट देने का काम किया। जैसे मल्हनी छूटी थी विकास से, कुछ चीजें थी जो योजनाएं वहां पहुंच नहीं पाई, उसको देखते हुए जनता ने वोट देने का काम किया और हम निश्चय जीत कर आएंगे। तो आप कह रहे हैं बीजेपी से आपका सीधा मुकाबला, धनंजय सिंह टक्कर में नहीं है? शौकत भाई जी देखिए हेमंत जी, मैंने कहा ना कि अभी थोड़ा बहुत आगे पीछे चीजें वो ठीक रहेंगी। है, वो ठीक है कि अभी देखिए शुरुआती है, अभी तो शुरुआती है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस पर। मैंने इसलिए रिएक्शन लिया कि आप कैसे देख रहे हैं। और चूंकि जावेद साहब मल्हनी पर आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी तो कह रही कि आप कहीं टक्कर में नहीं है। थोड़ा टफ है भी, नहीं हम संघर्ष में हैं और ऐसा नहीं है। हम हमारे लोगों ने, हमारे प्रत्याशी ने, हमारे साथियों ने, वहाँ कांग्रेस संगठन ने बहुत अच्छा किया है, जनता के बीच में रहे और निश्चित रूप से वहाँ पर भी हम जो त्रिकोणीय संघर्ष है वो त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय संघर्ष है और उसमें कांग्रेस है निश्चित रूप से उस संघर्ष में है कांग्रेस। और आपको उम्मीद है कि जब जैसे जैसे समय बीतेगा कांग्रेस आ जाएगी? कमर अली साहब? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हेमंत जी, देखिए ये आशाओं जो कार्यकर्ता काम करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको जनता से जो आश्वासन मिलता है, जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर जब चर्चा होती है तो उसको एक एहसास होता है और फिर वोट भी टर्न होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, वोट जब मिलता है तो वो एहसास कराता है कि हमें किस बूथ पर कहां पर कितना समर्थन प्राप्त होता जा रहा है। तो इसलिए आप कांग्रेस को कम आंकने की भूल इस समय मैं तो नहीं कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं। आपने ही बताया, इंडिया न्यूज ने बताया कि कांग्रेस मैं तो किसी को कम आंकने की, इंडिया न्यूज का आकलन है। नहीं, मैं तो किसी को कम आंकने की बात सोच भी नहीं रहा हूं। ये तो जनता देगी फैसला, किसको कम आंकती है किसको ज्यादा आंकती है, ये जनता पर छोड़ देते हैं। जनता फैसला करेगी, ये जावेद साहब। हाँ बिल्कुल और कुछ देर बाद में तस्वीरें साफ हो जाएगी। देखिए अपने अपने दावे सबके होते हैं, अपने दावे सबके होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलती है तस्वीरें साफ होती है, जनता जो फैसला देती है वो साफ हो जाता है, कोई चाहे कितना ही कहे। कमर अली साहब, मल्हनी पर आखिर क्या गणित देख पा रहे हैं? देखिए मेरा फोन कट गया था क्योंकि मैं अपना जवाब नहीं दे पाया था, पूरा मैं चालू करता हूँ जी। हाँ, अयोध्या जी में राम भक्तों जी पे गोली चलवाई गई थी, वो आपने देखा कितना खतरनाक मंजर था। मुजफ्फरनगर में आपने देखा किस तरह से लाशों पर राजनीति करी गई थी, उनकी चार्जशीट पूरी गवर्नमेंट में दाखिल नहीं कर पाई थी, कि पूरी गवर्नमेंट चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी। कितनी शर्म की बात उस गवर्नमेंट के लिए। और फिर उसके बाद उस गवर्नमेंट ने बाकायदा नंगा नाच देखा, बैठ के सफाई में डांस बनाया गया था, सरकारी पैसे भी किस तरह से बर्बाद किया गया सफाई के अंदर। ये बात करते ताज एक्सप्रेस से केंद्र सरकार ने पैसा दिया जब आप उसको बना पाए, क्योंकि सफाई का पैसा आपका डांस का पैसा नहीं था, वो जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है वो केंद्र सरकार ने पैसा दिया था, जब भी आप बना पाए उसको। आप कभी नहीं बना पाते, कोई घर से लेके नहीं आए थे पैसा, वो भारत सरकार का पैसा था, भारतीय जनता पार्टी सरकार की सभी पैसा भारत सरकार का ही होता है। अगर मेट्रो लखनऊ में सारा पैसा भारत सरकार का, कोई भी नेता अपने घर से लेकर के नहीं आता है। ये तो दर्शाते हैं कि आपके राज्य में भी कुछ होगा भारत सरकार के पैसों से ही होगा, इनके राज्य में भी कुछ होगा तो वो भी भारत सरकार के पैसे से ही होगा। कमर साहब, हेमंत जी ये दर्शाते हैं कि सफाई से लेके आए थे, अखिलेश यादव जी घर से लेके आए थे, जो मुलायम सिंह जी ने कमाया था, जो अखिलेश प्रजापति ने इनके घर में पहुंचाई थी अटैची, उसकी बात करते हैं। आप समझ ही नहीं पाते क्या। कमर भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, अरे कमर भाई सुन लीजिए, ये बताते हैं उसका आपकी राजनीति इसी पे आधारित है, सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए विकास नहीं कर, उनको अपना जवाब एक्सप्रेसवे बनाने के लिए दिया गया था आपको, मुसलमान किसने किया? और 4 साल हो गए लगभग सरकार के, साहब को जवाब अभी तक अधूरा है महाराज। भाई जवाब सुनिए ना, सुन लीजिए, आप जवाब सुनिए। जब आपने सवाल किया मैं आपके टाइम में अभी बहुत सारा वक्त है, पूरा वक्त मैं आपको दूंगा। देखिए आराम से जवाब लीजिए, बिल्कुल। फिर उसके बाद आप बताइएगा कि हमारी क्या कमी है। हम तो अभी खूबियां बता रहे हैं, खूबियां आप नहीं सुनना पसंद करेंगे क्या? चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाए, डांस देखा बैठ के आपने, ठीक है, बहुत सी ऐसी खूबियां हैं। आप तो भाई आप तो चैनल भी लड़ते हैं बैठ के,
कोई ताजुब थोड़ी करते चैनल पे लड़ने वाले। आपके मुख्यमंत्री जी लड़ लिया करते थे अपने वालिद से सीने तान के, याद है शौकत भाई, स्टेज के ऊपर अपने वालिद से सीने तान के लड़ते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव को हटा दिया था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा। पीडब्ल्यूडी चाचा आपके मिनिस्टर जो तुमने सीने तान ली थी स्टेज पे। अरे भाई आप लोग तो महाभारत करते हैं स्टेज के ऊपर, ये काहे भूल जाते हैं आप लोग। आप लोग जब परिवार में सत्ता के लिए एक दूसरे के ऊपर सीट छीन लेते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर इतना प्रहार करते हैं, आप कहां की इंसानियत की बात करते हैं? किस में बताइए हमारे के इस तरह की किसी पार्टी में हुआ है? कमर भाई, परिवारवाद की पार्टी, कमर भाई, आपकी परिवारवाद की पार्टी, अरे कमर, आपकी परिवारवाद की पार्टी है जो परिवारवाद की पार्टी होती है। हमें लग रहा है कमर भाई, जनता को वहां पे ठगने। हेमंत जी मैंने अभी आपको दोहराया था कि कमर भाई से आप बाकी सारी एक कमेंट मैं चाहता हूं आप मलनी सीट को लेकर के दे दें, क्योंकि धनंजय सिंह लगातार आगे चल रहे हैं। नहीं ठीक है, आगे देखिए अभी रुझान है, अभी रुझान है। रुझान में आपने देखे बहुत सी चीजें 10 बजे बाद क्लियर होंगी। जब 10 बजे हेमंत जी क्लियर होंगी तो हम 7 सीटें जीतेंगे। आपके सामने रिजल्ट मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है, मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है। नहीं ठीक है, मुकाबला देखिए, मुकाबला तो होता ही भाई, सारे लोग लड़ते हैं। कोई भी ऐसा आदमी चुनाव नहीं लड़ता और ये सोचता है कि हम हारेंगे। जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं सब राजनीतिक दल हैं, अपने अपने प्रत्याशी उतारते हैं और सब उतारते सोचते हैं कि मैं ही फर्स्ट आऊंगा। भाई अगर फर्स्ट ना आने की दौड़ ना हो तो कोई लड़ेगी क्यों, बताइए हमें आप। सही बात है, ठीक है शौकत साहब। अब वो शौकत साहब जवाब देना चाहते हैं आपको, कमर साहब, शौकत साहब जवाब देना चाहते हैं जी। शौकत जी देखिए हेमंत जी, मैं यही चीज दोहरा रहा था, आप जब इनसे आप बात करेंगे विकसित होने की बात करेंगे। आप देखिए प्रदेश में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, लेकिन जब आप इनसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3-3.5 वर्ष लगभग हुए और क्या विकास किया आपने, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर ये सैफई जाएंगे, फिर ये आजम साहब को ढूंढने लगेंगे तुरंत, फिर ये मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे। ये इधर उधर भटकाने का तो बहुत अच्छा, इनसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता है। मतलब जो भटकाने का काम है, रास्ते से गुमराह करने का काम है, वो भारतीय जनता पार्टी इसमें इतनी महारत हासिल है कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे उनको। लेकिन आप जब भी इनसे विकास की बात करेंगे तो ये आपको गुमराह कर देंगे। ये विकास क्या किया ये बताने का काम नहीं करेंगे। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो इनसे पूछिए, मुंगेर में साहब जो है वो जो लाठियां चलवा रहे थे, किस बात पे लाठियां चल रही थी मुंगेर में? वहां भी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन में सरकार थी, चलवाई थी आपने, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। देखिए विकास की, सुन लीजिए कमर साहब, सुन लीजिए, आप इसमें ढूंढने में बहुत महारत हासिल है। आपका आईटी सेल इतना अच्छा है कि हर बात में कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा। हम लोग पीछे छूट जाते हैं क्योंकि झूठ की जो डिग्री है वो आपकी बहुत अच्छी है, हमारे पास नहीं है वो डिग्री। क्योंकि सत्य जो है थोड़ा धीरे लोगों को समझ में आता है, झूठ बहुत जल्दी समझ में आता है। जब बच्चे को कोई चमकती हुई चीज दिखाइए, हिलती हुई, तो बच्चा उसी पे हाथ मारता है। लेकिन सत्य अगर सोने की चीज दोगे तो उसकी समझ में, तो हम लोग खरा सोना है, समझने का प्रयास कीजिए। आप सुनिए, अरे कमर भाई सुन लीजिए, थोड़ा देर रखिए, एक बात जवाब दीजिए। राज्यसभा की जो सीट ये खाली हुई थी उन्होंने अपने चाचा को दे दिया। शौकत भाई किसी मुसलमान को देते 18% वोट हासिल करते हैं उनका, चाचा को देने की क्या जरूरत थी? राज्यसभा मुसलमान 18% वोट लेते हैं ना। कमर भाई एक बहुत छोटे से गांव से निकल के समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व आज इंडिया न्यूज पे कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। सुनिए कमर भाई, अभी आपको सुन लीजिए, मैं दोनों को रोक रहा हूं, कमर भाई मेरी बात सुन लीजिए। जावेद साहब आपने गाना सुना होगा ससुराल फिल्म का, एक सवाल में करो, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का जवाब सवाल हो। हमारी राजनीति में यही चल रहा है। आपके पेट में दर्द, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पेट में दर्द होता है। मुझे एक विधायक बताइए उत्तर प्रदेश से जिसको, जी शौकत भाई एक मिनट जावेद साहब जी, आवाज आ रही जावेद साहब आपके पास? हाँ अब आई है आवाज आप जी। मैं कह रहा था आपने वो गाना सुना होगा ससुराल फिल्म का, बड़ा पुराना है, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का जवाब सवाल हो। नहीं, ये तो परिपाटी जो है भारतीय जनता पार्टी ने डाल रखी है कि हम सवाल आपसे करेंगे और हमारे सवाल का वो जवाब नहीं देंगे। सवाल हमेशा लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से होता है। ये लोग जो है इतिहास पलटना शुरू कर देते हैं और इनको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है, इनको अपना इतिहास पता नहीं है। और तब ऐसा होता है राजनीतिक विचारधारा से, जावेद साहब तब ऐसा होता है कि आपको इतिहास दिखाते ही आप उससे भागने लग जाते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक गलतियां तो आपसे भी हैं। कमर साहब एक बार सुन लीजिए ना, कमर साहब एक बार उनका पूरा हो जाने दीजिए, कमर साहब पूरा हो जाने दीजिए। गलतियां की हैं तो उन जावेद साहब काफी देर से चुप हैं जी।
बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा पर चलती है, इसने इस देश के बंटवारे की दोषी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार में साझा किया था। और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय बंगाल की मुस्लिम लीग की सरकार में डिप्टी सीएम थे। और उससे महत्वपूर्ण बात ये कि 9 अगस्त 42 को जब देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चला, तो वही पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा कथित देशभक्त, इकलौती देशभक्त विचारधारा, उसने आजादी के आंदोलनकारियों पर, गृह मंत्री भी थे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय उस सरकार में, उन्होंने लाठियां और गोलियां चलवाई थी। ये है इनकी देशभक्ति। ये अपने गिरेबान में नहीं झांकना चाहते। जावेद साहब, आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप भी तो वही कर रहे हैं जब आप अतीत में जाकर के उन पन्नों को निकालना चाहते हैं जो सेलेक्टिव हैं, एलजेपी से जो आपके लिए अच्छे हैं। इन्हीं के नेता हैं जो जिन्ना आप अतीत के पन्नों में से सिर्फ वही पन्ने देखते हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। उनकी कमर पे जाके कोई और हिंदुस्तानी कमर साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। वो भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार पुरुष लाल कमर साहब कृष्ण थे। अरे भाई जावेद भाई जवाब सुन लीजिए। लंदन में किसके कपड़े धुलने जाते थे? कि हमारे आपके खानदान के वालिदों कपड़े धुलने जाते थे लंदन? बताइए तो। अंग्रेजों के शासनकाल में लंदन कपड़े किसके धुलने जाते थे? अंग्रेजों से कौन मिला हुआ था? बताइए तो भैया। याद रखो, अरे अंग्रेजों से कौन मिला हुआ था? आपका फकीर जवाहरलाल नेहरू जो अंग्रेजों से मिले हुए थे। चौकीदार बनकर आया था। अरे भाई जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों से मिले हुए थे। अरे भाई सुन तो लीजिए भी जावेद भाई, गलत बात है भाई, ये तो बेईमानी कर रहे हैं उसका आप। एक एक सूट ये बेईमानी है आपकी। नहीं गलत बात भाई। उसके मित्रों में उद्योगपतियों के अलावा ये आपके बच्चों को और आपकी नस्लों को याद रहेगा। अरे सच्चाई मैं जो जानकारी दे रहा हूँ, सच को, अरे जो जानकारी मैं आपको दे रहा आप हूँ, अपना ये काम आएगी ना। ये परिवारवाद की पार्टी में काम आएगी जानकारी। आप बताओ। अरे परिवारवाद की पार्टी काम आएगी। हेमंत भाई देखिए, तो अपने टाइम पे बोलेंगे, हमारी वक्त पे बोलेंगे, ये तो गलत बात है। जावेद जी सुन लीजिए, आपके सुनने वाले व्यक्तित्व हैं। जावेद जी सुन लीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, उनको भी बोलने दीजिए। आपने बहुत सारी बातें बता दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लगा करके, उसके बाद आप जान पर आते हैं। थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा अभी आप कथरी में साबुन ज्यादा लगा रहे हैं, 2 मिनट सुन लीजिए। अभी आप जावेद भाई भी आप कथरी में साबुन ज्यादा लगा रहे हैं, आराम करिए। कथरी कम साबुन से भी साफ हो जाती है, ज्यादा साबुन ना लगाइए भी आप, आराम में साबुन लगाइए, वो सफल है कथरी में कौन साबुन लगा के कहा क्या पहुंच रहा है? कथरी में साबुन अभी इतना मत लगाइए जावेद भाई, अभी नया मामला है आपका। जावेद भाई नया मामला, कथरी में साबुन, लखनऊ के 2 लोग कथरी में साबुन लगा रहे थे और दोनों वायरल हो गए। जी भाई कथरी में साबुन लगा लीजिएगा, आराम से लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए जल्दी बोलिए, सुन तो लीजिए। कमर साहब बोलिए। जावेद भाई गुस्से में ना आइए, गुस्से में थोड़ी जवाब। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी सब जानते थे कि उनके कपड़े कहाँ धुलने जाते थे, अंग्रेजों के साथ क्या उनके तालमेल थे। उसी की उनकी देन था कि पाकिस्तान बना दिया। मोहम्मद अली जिन्ना से किसके दोस्ताना संबंध थे? दोनों ने कहा प्रधानमंत्री हम बनेंगे। जब दोनों ने कहा प्रधानमंत्री हम बनेंगे, कहा भाई तुम 2 भाइयों को बांटने वाले कौन? 2 भाइयों को बांटने वाले कौन?